मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, आज अपन नया चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंप्लीट किया था इससे पहली वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम रिलेटेड रेस्पिरेशन, कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपको अस्थमा बताया गया था, ब्रोंकाइटिस बताया गया था, एम्फीसीमा बताया गया था, निमोनिया बताया गया था और उसके साथ आपका लंग कैंसर और सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस। ठीक है, ये आपको उसमें मैंने बताए थे। आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं या नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र, या उसको हम कह सकते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रुधिर परिवहन तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जा सकता है इसे और वास्कुलर सिस्टम भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये देख रहे होते हैं कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जिनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और ऐसे जीव जो एक स्तरीय एवं द्विस्तरीय बहुकोशिक जीव होते हैं, इनका संपर्क सीधा सीधा माध्यम या वातावरण से होता है। इसलिए ये जीव क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन और पोषण सीधे ही माध्यम से या डायरेक्टली पर्यावरण या माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उनको सीधे ही ये कहां पर त्याग देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं, माध्यम में या वातावरण में। ठीक है ना। लेकिन जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं, जिन्हें हम बहुकोशिक जीव कह सकते हैं, अर्थात अधिकांश बहुकोशिक जीव जिनमें शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमारे शरीर की सारी सेल्स वातावरण के सीधे सीधे अटैच नहीं, सीधे सीधे उनके संपर्क में नहीं है। ठीक है ना। इसलिए हमारे शरीर में अगर हमें ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में सर्कुलेट कराना है, पहुंचाना है, या पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक भेजना है, तो एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होगी जो गैसीय विनिमय तथा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सके तथा कोशिकाओं से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको कहां पर भेज सके, वातावरण में भेज सके। ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि अधिकांश जो बहुकोशिक जीव होते हैं, उनके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, वे सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे जीवों में एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो तंत्र इनमें गैसीय विनिमय और खाद्य पदार्थों की सप्लाई कर सके तथा जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से वातावरण तक पहुंचा सके। इसी को हम बहुकोशिक जीवों में या जो कॉम्प्लेक्स जटिल शरीर वाले जीव हैं, उनमें परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो हमारी जो बॉडी है काफी कॉम्प्लेक्स है। जो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हमारी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही होती है, जटिल संरचना के रूप में दिखाई दे रही होती है। इसलिए हमारे अंदर एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता रहती है जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाए, शरीर के विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों को ले जा सके और शरीर के विभिन्न भागों से या कोशिकाओं से जो भी उत्सर्जित पदार्थ बने, उनको कहां तक पहुंचा सके, वातावरण तक। ऐसे तंत्र को ही हम क्या कह रहे होते हैं, परिसंचरण तंत्र कह रहे होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम
कह रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन को हम कह रहे होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो तरल द्रव होता है वो कोशिका एवं ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो तरल होता है वो विशिष्ट प्रकार की बंद नलिकाओं में नहीं बहता, इसलिए ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आर्थ्रोपोडा में जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर का नाम दे सकते हो जिसको हम मकड़ी कह रहे होते हैं, मॉलस्का में हम पायला का नाम दे सकते हैं जिसको हम घोंगा कह रहे होते हैं, सीप का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। खुले का मतलब क्या होगा, जो तरल है या जो वहां पर तरल द्रव होता है वह द्रव किसके बीच में, कोशिका और ऊतक के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, अर्थात वहां पर खुले स्थान होते हैं। ओपन साइनस के अंदर बहता है। ठीक है ना। तो प्रेशर भी कम होता है और इसके ऊपर नियंत्रण भी नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि जो तरल है वो विशिष्ट प्रकार की बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन दूसरा होता है बंद, क्लोज टाइप या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद का मतलब ये होता है कि ऐसा परिसंचरण जिसमें तरल या परिसंचारी द्रव पूरे समय बंद नलिकाओं में ही बहता है। किसमें बहता है, बंद नलिकाओं में ही बहता है। वो इस खुले साइनस या कोटर या स्पेसिस में नहीं आता, इसलिए उसको हम क्या कह रहे होते हैं, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, जिसमें प्रेशर भी ज्यादा होता है और जिसका नियंत्रण या कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए जब भी पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है तो आपको बताना पड़ेगा दो प्रकार का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। ओपन टाइप में क्या बता दोगे, जो द्रव है, तरल द्रव है, वो किसके बीच में बह रहा है, कोशिका और ऊतक के बीच में, अर्थात बंद नलिकाओं में नहीं बह रहा होता। इसमें एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था, चाहे तो हम मॉलस्का लिख दें, चाहे तो हम कीट लिख दें। ठीक है। और बंद में मैंने कहा था कि इसमें जो रुधिर है या तरल द्रव होता है वो पूरी तरह से बंद नलिकाओं में बहता है, पूरी तरह से बंद नलिकाओं में बह रहा होता है। ठीक है। कभी भी वो ओपन स्पेस या साइनस में नहीं आता, कोटर में नहीं आता, इसलिए इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आता है ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड का कंपोजिशन का मतलब होता है रुधिर का संगठन। रुधिर किससे मिलकर के बना होता है, सबसे पहले हम ये कह रहे होते हैं जो ब्लड होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसे हम एक तरह से चाहे तो ये कह रहे होते हैं कि ये फ्लूइड के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कह देते हैं। ठीक है। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि ये एक श्यान तरल होता है। श्यान तरल का मतलब होता है ये विस्कस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, अर्थात इसलिए बोला जाता है कि इसमें श्यानता पाई जाती है या श्यान तरल होता है। साथ में जब कंपोजिशन बताना होता है तो ये कहा जा रहा होता है कि जो ब्लड होता है ये दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होता है, रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं। एक पार्ट प्लाज्मा और दूसरा क्या होगा, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम देखें किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड का अमाउंट, तो ये जो अमाउंट होता है ब्लड का ये लगभग 5 लीटर होता है। कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है, पूरी तरह से एकदम से सही है, हेल्दी है, तो हेल्दी पर्सन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होगा वो कितना हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है। इसका ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वेटेड व्यक्ति है या वजन बहुत ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा होगा, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शरीर से पतला दिखाई दे रहा है, थिन दिखाई दे रहा है तो उसका ब्लड कम होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो हेल्दी है, एकदम से परफेक्ट है, पूरी तरह से स्वस्थ है और वयस्क व्यक्ति है, तो उसके शरीर में जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है या ब्लड की जो मात्रा होती है या ब्लड का जो आयतन होता है वो लगभग कितना होता है, 5 लीटर होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अभी मैंने बताया था ब्लड के कितने भाग होते हैं, 2। कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो प्लाज्मा हो गया और दूसरा भाग क्या है, उसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं या रुधिर कोशिकाएं होती हैं। अब जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, इसको हम अगर डिटरमाइन करें या इसको हम क्या करें, क्लासिफाई करें, तो ये बोला जाता है कि रुधिर का जो तरल भाग होता है, ब्लड का जो तरल भाग होता है, ब्लड के अंदर जो एकदम से पतला भाग होता है, उस तरल या पतले भाग को ही हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह रुधिर आयतन का 55% 55% भाग बनाता है। रुधिर का जो भाग है उसमें 55% जो पार्ट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्लड में प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है, जो कैसे रंग का होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। ठीक है, कैसे रंग का बताया मैंने, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। दूसरा ये होता है कि इसकी जो 55% भाग है रुधिर में, उसमें 90% अकेला पानी है, अर्थात प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, 90% जल होगा। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि ये क्या होता है, तरल होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, तरल क्षारीय तरल के रूप में होता है, अर्थात पानी की मात्रा इसके अंदर या वाटर का जो अमाउंट है वो कितना है, 90% है। और जो 10% भाग बचता है, उस 10% भाग में कार्बनिक घटक भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं और अकार्बनिक घटक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं। कार्बनिक घटक हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन हो सकता है, ग्लोब्युलिन हो सकता है, फाइब्रिनोजिन हो सकता है या उसमें प्रोथ्रोम्बिन हो सकता है। इस तरह की जो प्रोटीन है वो क्या कहला रही होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कहला रही होती है, जिसकी मात्रा 7 से 8% होती है। कितनी होती है मात्रा, 7 से 8% होती है। ठीक है, इसके बाद जो अकार्बनिक घटक होता है, अकार्बनिक घटक अकार्बनिक लवणों के रूप में या जल अपघट्य के रूप में होता है, जो 0.9% होता है, जिसमें प्रमुख आयन के रूप में सोडियम पाया जाता है। हालांकि सोडियम के अलावा भी उसमें पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, फॉस्फेट भी होते हैं, सल्फेट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रमुख आयन हम मानते हैं उसमें किसमें, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में, उसमें सोडियम आयन प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट आता है इसमें, ब्लड सेल्स या जिनको हम कह रहे होते हैं ब्लड कॉर्पस्स, रुधिर कणिकाएं। मैंने अभी बताया था कि रुधिर कितने भागों से मिलकर बना, 2 भागों से। एक तो प्लाज्मा हो गया और दूसरा पार्ट क्या होगा, रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर कणिकाओं को हम चाहें तो रुधिर कोशिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रुधिर में प्लाज्मा में तैरती हुई जो कणिकाएं पाई जाती हैं, उन तैरती हुई कणिकाओं को ही हम क्या कह रहे होते हैं, रुधिर कणिकाएं कह रहे होते हैं, या उनको ब्लड सेल्स कह रहे होते हैं, या उनको ब्लड कॉर्पस्स कह रहे होते हैं, जो रुधिर आयतन का 45% भाग बनाती हैं। 55% में प्लाज्मा हो गया, बचा कितना, 45%। 45% पार्ट कौन बना रहा है, रुधिर कणिकाएं बना रही होती हैं, या जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, ब्लड सेल्स बना रही होती हैं। ठीक है, और इन रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता होती है, परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज को हम एक नया टर्म देते हैं और वो टर्म कहलाता है हीमेटोक्रिट। कई बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट में केवल हमें ये बताना होता है कि रुधिर में रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, हीमेटोक्रिट कह रहे होते हैं, जो एक तरह से टर्म है, एक तरह से नया यहाँ पर टर्म क्रिएट किया जा रहा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम चाहे तो ब्लड सेल्स को भी कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, जिनमें एक तो क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिनका दूसरा नाम रक्ताणु होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्स और एरिथ्रोसाइट्स। दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं,
जिनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कह रहे होते हैं या उनको श्वेताणु कह दिया जाता है। और तीसरा जो नंबर होता है कणिकाओं में उनको कहते हैं प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको रुधिर पट्टी कणु भी कहा जाता है या उनको बिंबाणु भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बिंबाणु भी कह देते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर परिसंचरण को परिभाषित किया है। किसको? सर्कुलेटरी सिस्टम को। क्या बताया मैंने? अधिकांश जो बहुकोशिक जीव होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर एनिमल कह रहे होते हैं, इनकी जो सभी कोशिकाएं होती हैं ये सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अपनी बात करें तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में थोड़ा ही है। वातावरण के संपर्क में केवल हमारा कौन सा वाला पार्ट आ रहा है जिसको हम इंटेगुमेंट कह रहे हैं, अध्यावरण कह रहे हैं, जो त्वचा के रूप में बना हुआ है। हमारा पूरा शरीर किससे ढका हुआ है? त्वचा से ढका हुआ है। तो त्वचा ही तो वातावरण के संपर्क में है, ठीक है ना। शरीर के अन्य कोशिकाओं का सीधा संपर्क वातावरण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं उनकी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं। इसलिए इन्हें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो क्या करे? गैसीय विनिमय अर्थात CO2 और O2 का आदान प्रदान करवाए तथा खाद्य पदार्थों को क्या करे? सप्लाई करे शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है। और फिर वहां पर जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं किसके बाद? उपापचय क्रियाओं के बाद उन उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से पुनः कहां पर पहुंचाए? वातावरण में। इसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? परिसंचरण तंत्र कह देते हैं, ठीक है। कितने प्रकार का बताया मैंने? 2 प्रकार का। एक तो क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में मैंने क्या बोला था कि इस परिसंचरण तंत्र में जो तरल द्रव होता है ये कोशिकाओं और किसके मध्य प्रवाहित होता रहता है? सर्कुलेट होता रहता है, ऊतकों के मध्य। लेकिन ये विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता, इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र कह रहे होते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में आप बताएं तो मॉलस्का अगर आप नहीं लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हो घोंघा का नाम, सीप का नाम, और इसके बाद ये कीट है, कीट के बाद आप मकड़ी स्पाइडर का नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण में क्या होगा कि जो परिसंचरणीय द्रव है या जो तरल द्रव है ये पूरे टाइम बंद नलिकाओं में बहता है, कभी भी ये ओपन स्पेसिस में नहीं आता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अधिकांश जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें इसी प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर रैबिट और ह्यूमन या मानव का नाम दे सकते हो या मनुष्य का नाम दे सकते हो। दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? कॉर्डेट को या वर्टिब्रेट को। तो हम अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कशेरुकी प्राणी सारे के सारे कैसे होते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं। अगर हमें एक्सेप्शन दिखाना है, अपवाद दिखाना है, तो देखिए ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये आपने किस में दिखा है? नॉन कॉर्डेट में या इनवर्टिब्रेट में दिखा रखा है, और ये वर्टिब्रेट में दिखा रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी इनवर्टिब्रेट होते हैं जिसमें बंद प्रकार का भी पाया जाता है। जैसे अगर हम किसकी बात करें, जो आपका केचुआ होता है, अर्थवॉर्म होता है, उसमें कैसा होता है? बंद प्रकार का। ऐसे ही मॉलस्का में जो क्लास सेफेलोपोडा होती है उसमें कैसा होता है? बंद प्रकार का। तो ये एक्सेप्शन हो सकता है। अब देखिए बंद प्रकार का मतलब ये हुआ, जैसे हम अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किससे मिलके बना है? ये 3 चीजों से मिलके बना है। एक तो हृदय, हार्ट, दूसरा ब्लड, और तीसरा ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। अब आप बताइए कि ब्लड से जो हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, किस में जाएगा? धमनियों में जाएगा, धमनियों से धमनिकाओं में जाएगा, केशिकाओं में जाएगा, फिर सिरिकाओं में जाएगा, फिर किस में चला जाएगा? वेन्स में, और वेन्स वापस किस में ले आएंगी? हार्ट में। तो पूरे टाइम जो ब्लड है किस में बह रहा है? बंद नलिकाओं में, कभी भी वो खुले स्पेस में नहीं आ रहा। इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र कह रहे होते हैं, जो मानव में किससे मिलके बना होता है? ब्लड वेसल्स
और हार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें मैंने कहा था रुधिर संगठन। इसमें मैंने कहा था रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक? तरल संयोजी ऊतक। तरल मीन्स फ्लूइड के रूप में होता है, कनेक्टिव टिश्यूज है, और जो एक श्याम तरल है जिसको विस्कस फ्लूइड भी कह देते हैं। और कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें प्लाज्मा होता है और दूसरा भाग क्या होता है? ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है ना, अर्थात 2 पार्ट मिलकर के ब्लड को बनाते हैं, अर्थात प्लाज्मा और क्या? रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मनुष्य के अंदर लगभग कितना लीटर ब्लड होता है? 5 लीटर। एक स्वस्थ और वयस्क पुरुष में अगर हम ब्लड की मात्रा देखें तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 लीटर। इसका मोटापे और पतलेपन से कोई लेना देना नहीं है। एक हेल्दी जो पर्सन है, हाइजेनिक पर्सन है, उसमें मैक्सिमम जो ब्लड का अमाउंट है वो लगभग कितना होता है? 5 लीटर। अंततः ये 4.5 लीटर के आसपास ही रहता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इन दोनों पार्ट में से आप पहले प्लाज्मा को देख लीजिए। प्लाज्मा के बाद दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? दूसरा पार्ट आता है इसका रुधिर कणिकाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये प्लाज्मा लिखा है, मैंने क्या बताया कि रुधिर के तरल भाग को, जो ब्लड है, ब्लड का जो तरल भाग है, जो डाइल्यूट पार्ट है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? प्लाज्मा। अब आप कहेंगे डाइल्यूट का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, तो जो पानी की मात्रा होगी तो जो डाइल्यूट पार्ट होगा या जो तरल भाग होगा या पतला भाग होगा वही क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसे रंग का दिखाई दे रहा होता है? ये हल्के पीले रंग का होता है, येलोइश कलर होता है। ठीक है, और साथ में ये रुधिर आयतन का या टोटल जो ब्लड है उसका कितना % बना रहा होता है? 55% बना रहा होता है अकेला। ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या होगा? लिक्विडिटी या इसमें तरलता ज्यादा रहेगी। और फिर इसका तरलता का एक कारण और भी है, क्योंकि इसमें जो पानी है या जल है ये भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा होता है। अर्थात जो इसमें पानी की मात्रा है, ये पानी की मात्रा भी लगभग 90% है। कितने % दिखाई दे रही है? 90%। तो आप बताइए सबसे ज्यादा मात्रा किसकी हो गई? पानी की। तो तरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया। इसके बाद जो 10% भाग है इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक कंपोनेंट होंगे, जो या तो घुलित अवस्था में हो सकते हैं या कोलाइडी अवस्था में हो सकते हैं। कार्बनिक जो घटक है उसके रूप में इसमें क्या पाया जा रहा होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिनकी मात्रा 7 से 8% होती है। और जो अकार्बनिक लवण है या जिनको हम दूसरा नाम जल अपघट्य भी दे सकते हैं, ये 0.9% होते हैं। और इनमें प्रमुख जो आयन होता है वो क्या होता है? सोडियम होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था प्लाज्मा प्रोटीन्स के रूप में यहाँ पर एल्ब्यूमिन हो सकती है, ग्लोब्यूलिन हो सकती है, यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन हो सकता है, फाइब्रिनोजन हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अकार्बनिक लवण के रूप में सोडियम के साथ साथ पोटेशियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, और बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आयन प्रमुख है वो हम किसको मानते हैं? सोडियम को मानते हैं। किसको मान रहे होते हैं? सोडियम को। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, इसको आप Na के सिंबल से दिखा सकते हो इस तरह से इसको। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद आता है दूसरा पार्ट जिनको हम कह रहे होते हैं रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स। दूसरा इनका नाम है ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये कणिकाएं प्लाज्मा में मैंने बताई थी कैसी पाई जाती है? तैरती हुई, फ्लोट करती रहती है। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा ब्लड में कैसा पार्ट है? तरल पार्ट है, जो लगभग ब्लड के आयतन का कितना बना रहा है? 55%। यहाँ पर ये रुधिर आयतन का कितना बना रही होती है? 45%। तो 100% पार्ट हो गया। इसके बाद ये रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता होती है, परसेंटेज ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोक्रिट। अर्थात रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हेमाटोक्रिट कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम कह रहे होते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनको हम कह रहे होते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं, या एरिथ्रोसाइट लिखा होता है तो आप रक्ताणु भी कह सकते हो। दूसरी होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, या फिर इनको ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं, श्वेताणु भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स।
जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, रुधिर पट्टी काणु कह रहे होते हैं। इस प्रकार से जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कॉर्पसन्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पसन्स या रेड ब्लड कॉर्पसन्स कब भाग लेते हैं, अर्थात मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पर पहला पार्ट लेते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसन्स, या इसी को हम कह रहे होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु। ठीक है, अब देखिए ये जो रुधिर में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें आरबीसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, जो पूरा ब्लड है और उस ब्लड के अंदर जो टोटल ब्लड सेल्स हैं, जो मैंने बताई थी कितने पार्ट में हैं ब्लड के आयतन के रूप में, लगभग 45%। ठीक है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि रुधिर में पाई जाने वाली जो कणिकाएं हैं उनमें रेड ब्लड कॉर्पसन्स, कौन सी वाली कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसन्स सबसे प्रमुख होती हैं, सबसे प्रमुख होती हैं और इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, दूसरा हम ये कह रहे होते हैं कि मनुष्य में या मानव के रुधिर में, रुधिर कणिकाओं में से 99% ये कणिकाएं पाई जाती हैं या आरबीसी पाई जाती हैं। ठीक है ना, जो कैसी होती हैं, नॉन न्यूक्लियेटेड होती हैं, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, वृत्ताकार होती हैं, उभय अवतलाकार हो सकती है, बाई कॉनकेव, या हम ये कह सकते हैं डिस्क फॉर्म में हो सकती हैं, डिस्क रूपी हो सकती हैं। ठीक है, साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती है, अर्थात जो मनुष्य में पाई जाने वाली या ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली जो आरबीसी हैं वो नॉन न्यूक्लियेटेड होती हैं, केंद्रक नहीं होता, और दूसरी चीज ये होती है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। केंद्रक नहीं होने से यहाँ पर क्या होगा, अधिक से अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन वहां पर रहेगा, और हीमोग्लोबिन हमारे अंदर किसका काम कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम कर रहा होता है, श्वसन वणक का काम कर रहा होता है। इसलिए हमारे अंदर अगर केंद्रक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक, ये केवल हम स्तनियों में बता रहे होते हैं, जो मैमल्स हैं उनमें ही हम ये चीज बता रहे होते हैं कि जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, नॉन न्यूक्लियेटेड होती है, लेकिन बाकी जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो पाई जाने वाली आरबीसीएस है वो कैसी होती हैं, न्यूक्लियेटेड होती हैं। अगर हम मैमल्स में भी इसका एक्सेप्शन देखें तो जैसे कैमेल होता है ऊंट, या एक एनिमल होता है लामा, इनमें आरबीसी न्यूक्लियेटेड होती हैं। हालांकि इनमें भी देखिए जो अर्ली स्टेज होती है उसमें तो न्यूक्लियस पाया जाता है, बाद में इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन चूंकि पाया जाता है इसलिए कई बार ये पूछा जाता है कि मैमल्स में उन एग्जाम्पल या उदाहरण के नाम बताइए जिनमें पाई जाने वाली आरबीसी केंद्रक युक्त होती हैं या न्यूक्लियेटेड होती हैं। तब हमें किसका उदाहरण बताना पड़ेगा, कैमेल ऊंट का नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम किसका दे सकते हैं, लामा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो आरबीसी का मानव के अंदर डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो लगभग 7 से 8 माइक्रोन एम होता है, माइक्रोमीटर होता है, तथा जो इनकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो लगभग 2 माइक्रोन एम होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। और साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि एक जो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति होता है उसमें अगर हम आरबीसी की संख्या को देखें तो 52 लाख 52 लाख पर या प्रति घन मिलीमीटर होती है। वहीं पर अगर हम फीमेल में देखें, महिला में देखें तो ये संख्या 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो ब्लड में आरबीसी का अमाउंट है ये फीमेल के कंपैरिजन में किसमें ज्यादा होता है, मेल में ज्यादा होता है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट चीज हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें पाई जाने वाली जो आधात्री होती है
उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये क्रोमोप्रोटीन होती है, सेमी प्रोटीन होती है, अर्थात इसमें हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर के क्या बना रहे होते हैं, एक क्रोमोप्रोटीन को बना रहे होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को बना रहे होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में काम कर रही होती है। हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है इसमें 4 फेरस आयन समूह होते हैं तथा 4 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो एक साथ कितने मॉलिक्यूल को जोड़ती है, 4 मॉलिक्यूल को जोड़ती है। इस क्रिया को हम कह रहे होते हैं ऑक्सीजनेशन, तथा बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको कह रहे होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कह रहे होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि आपने देखा होगा कि जब किसी से जुड़ता है तो जुड़ने पर वहां पर ऑक्सीजनेशन नहीं, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो जुड़ने का मतलब ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन है। अगर ये फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता तो यहाँ पर हम इसको ऑक्सीडेशन कह देते, लेकिन ये फेरिक आयन में कन्वर्ट नहीं है, फेरस आयन के रूप में ही रहता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं, ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनीकरण कह देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें या आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कार्बोनिक एसिड के साथ, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी की रिएक्शन को बढ़ा देता है। अर्थात CO2 किसके साथ में जुड़वा देता है, ये पानी के H2O के, तो वहां पर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3। ठीक है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रतिशत होती है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रुधिर होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, तो हमें बताना पड़ेगा हीमोग्लोबिन लाल रंग की पॉरफायरिन के कारण होती है। और हमारा ब्लड लाल रंग का कैसे होता है, तो हमें बताना पड़ेगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसका जो आरबीसी है इसका जो निर्माण है ये कहां पर होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, और इसका जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो लगभग 120 दिन का होता है। जब ये ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, उस समय लीवर में या स्प्लीन में इनका विघटन कर दिया जाता है। इनमें से जो प्रोटीन वाला पार्ट है उससे एमिनो अम्ल बना दिए जाते हैं, और जो इसमें हीम वाला पार्ट है वो लोह के रूप में, आयरन के रूप में लीवर क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और शेष जो पार्ट बचते हैं वो बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन नामक बाइल पिगमेंट बना देते हैं। ठीक है ना। बिलीरुबिन हल्के पीले रंग का मैंने बताया था, और बिलीवर्डिन कैसा होता है, हल्के हरे रंग का होता है। इन दोनों पिगमेंट को बना देते हैं, और इन दोनों को आहार नाल में भेजा जा रहा होता है। पितरस आहार नाल में तो जाएगा, छोटी आंत के युग वाले भाग में, और वहां से ये फीकल मैटर के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वास्तव में जो फीकल मैटर का एक पार्टिकुलर रंग दिखाई देता है वो रंग किसके कारण होता है, बाइल पिगमेंट के कारण ही होता है, या हम कह सकते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसको आप दोबारा से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर बताया, सबसे पहले आपको बताया था कि रुधिर में ये प्रमुख कणिकाओं के रूप में पाई जा रही होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स या हम कह सकते हैं कॉर्पसन्स होती हैं। मानव के रुधिर में संपूर्ण रुधिर कणिकाओं में से ये कितनी होती है, 99%। ठीक है ना। और जो कैसी होती है, केंद्रक रहित होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ डिस्क रूपी होती हैं एवं बाई कॉनकेव या उभय अवतल होती हैं। साथ में हम कह सकते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये केवल स्तनधारियों में है। केवल किसमें है, स्तनधारियों में। अगर इसको किसमें देखें, इसको कॉर्डेट में देखें तो सभी में केंद्रक होगा, केवल किसमें नहीं है, स्तनधारी में केंद्रक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आप बता सकते हो,
मैंने बताया था कैमेल या लामा, उसमें आप लिख सकते हो कि केंद्रक पाया जाता है। दोनों किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात मैंने बताया था इनका डायमीटर कितना होगा, 7 से 8 माइक्रोन एम है, तथा इनकी थिकनेस कितनी बता रखी है, 2 माइक्रोन एम बताई थी। अभी मैंने आपको बताया था एक एडल्ट पुरुष में, मेल में इनकी संख्या 52 लाख पर घन मिलीमीटर होती है। महिलाओं में या फीमेल में इनकी संख्या कितनी बताई थी अभी, 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनकी कॉलाइडी आधात्री में मैट्रिक्स में एक रंजक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन को हम क्या कह रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन कह रहे होते हैं। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, तथा ये किसका काम कर रही होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को जोड़ करके कहां तक ले जाती है, कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं से वापस CO2 को अपने साथ जोड़कर कहां पर लेके आती है, लंग्स में। अर्थात हीमोग्लोबिन की ये विशेषता होती है कि जहां पर इसकी सांद्रता ज्यादा होती है वहां पर उसी गैस के साथ ये जुड़ जाती है। जहां O2 की सांद्रता ज्यादा होगी तो उसको जोड़ लेगी, जहां पर CO2 की सांद्रता ज्यादा होगी उसको जोड़ लेगी। अर्थात ऑक्सीजन को किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और CO2 को कार्बामिनोग्लोबिन के रूप में ये फेफड़ों में लाती रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने फेरस आयन मैंने बताए थे अभी, 4 फेरस आयन होते हैं, और 4 ही इसमें क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय अर्थात उत्क्रमणीय रूप में जुड़कर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अर्थात ये रिवर्सिबल क्रिया है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस किस में टूट सकती है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। अब देखिए इसके बाद में मैंने बताया था इनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के बीच में क्रिया करवा देता है। इसके साथ साथ जो मानव का रुधिर है, इसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 15 ग्राम या 15 ग्राम प्रतिशत होती है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रुधिर होता है ये कैसे रंग का दिखाई दे रहा होता है, लाल रंग का दिखाई दे रहा होता है। मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन लाल रंग की क्यों होती है, तो आप लिख सकते हो पोरफायरिन के कारण हीमोग्लोबिन लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही देखिए हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट का भी काम कर रहा है। अब देखिए बात करते हैं हम, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहां पर पाया जाता है, अधिकतर हमारे शरीर में जो बड़ी अस्थियां होती है, लॉन्ग बोन होती हैं, उनके अंदर जो अस्थि मज्जा भरा होता है, उस अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम क्या कह रहे होते हैं, हीमोपोइसिस कह रहे होते हैं। अर्थात रुधिर के उत्पादन की क्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहां पर होगा, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इनका जीवन काल 120 डेज होता है। 120 डेज के पश्चात ये कैसी होती रहती है, विघटित होती रहती है, टूटती रहती हैं, और उतनी ही संख्या में पार्टें बनती रहती है, इसलिए शरीर में इनकी कमी नहीं होती। जब ये ओल्ड या पुरानी हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, तो स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा कह रहे होते हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड बैंक का काम करता है, और दूसरा जो लीवर यकृत होता है, इनमें इनका विघटन हो जाता है। और जब विघटन हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन वाला पार्ट है, इसको तो किस में तोड़ दिया जाता है, अमीनो अम्ल में, तथा इसके साथ साथ जो हीम है ये लोहे के या आयरन के रूप में लीवर में स्टोर कर लिया जाता है, और शेष पार्ट जो बचता है वो बाइल पिगमेंट के रूप में, जिनको हम बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कह रहे होते हैं, परिवर्तित कर दिया जाता है। और इनको परिवर्तित करने के बाद इन्हें शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि ये पित्त रस के द्वारा कहां पर पहुंचेंगे, छोटी आंत में, और वहां से जो पाचन क्रिया होती रहती है, और जो भी अवशिष्ट या अपचित पदार्थ रह जाते हैं, उनके साथ इन्हें शरीर से बाहर
निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके।